कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने कल टॉपिक हम लोग का आज भी संघ की कार्यपालिका ही रहेगा। तो संघ की कार्यपालिका का पार्ट 2। लेकिन हम लोगों ने जो कल प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा की थी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए क्योंकि रिपब्लिक है। लेकिन कुछ कारणों से, जैसे एक तो भारत की विविधता और विशालता के कारण, दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होगा, इसलिए राष्ट्रपति का सीधे निर्वाचन कराना ठीक नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई गई, इनडायरेक्ट इलेक्शन अपनाया गया। इसका मतलब यह है कि जनता जिन लोगों को चुनेगी वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। तो जनता जिन लोगों को चुनती है वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। जनता जिन लोगों को चुनेगी वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। तो कौन लोग होंगे? जो एमएलए और एमपी हैं वो सारे लोग होंगे, यानी राज्यों के विधानसभाओं के वे सदस्य जो जनता के द्वारा चुने गए हैं और संसद के चुने गए सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये लोग मिलकर के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी निभाते हैं। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, जो हम लोगों ने आर्टिकल 54 में कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जिसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी निभाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे। आर्टिकल 55 पढ़ा हम लोगों ने कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अप्रत्यक्ष होगा, ये बात तो सच है, गोपनीय तरीके से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव हर इलेक्शन गोपनीय तरीके से होते हैं, राज्यसभा को छोड़कर आगे चर्चा करेंगे। तो गोपनीय तरीके से किया जाएगा। और निर्वाचन का कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाएगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाया जाएगा। जो डायरेक्ट इलेक्शन का तरीका है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब होता है कि सीधे चुनाव में वोट कर देना, जैसे विधानसभा लोकसभा में हम लोग वोट करते हैं। तो सीधे चुनाव नहीं होगा, हम सीधे वोट डाल के चुनाव नहीं करेंगे, बल्कि एक वरीयता क्रम के आधार पर वोटिंग होगी। बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, बैलेट पेपर बनाए जाते हैं और प्रत्येक प्रत्याशी के आगे वरीयता क्रम लिखना होता है, प्रेफरेंस लिखना होता है। इसी के आधार पर वोटिंग हो जाती है। जिसको मिनिमम कोटा, मिनिमम 50%+1 का कोटा मिल जाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। इसको हम लोगों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से समझा था कि वोट का एक निश्चित अनुपात मिलना जरूरी है। तो 50%+1 वोट जिसे मिलेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। अब नहीं मिला 50%+1 वोट, तो फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत को अपनाया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत को अपनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि फिर ये एक कैलकुलेशन का तरीका है जिससे कि यह डिसाइड किया जाता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए जो मिनिमम कोटा डिसाइड किया गया है वो मिनिमम कोटा प्राप्त कर पा रहा है, ये डिसाइड किया जाता है फिर इस कैलकुलेशन के माध्यम से। कैसे ये कैलकुलेशन चलता है, हम लोगों ने इस कैलकुलेशन की चर्चा कल की थी। अब राष्ट्रपति के इस चुनाव में वोट वैल्यूज भी तय होती हैं। वोट वैल्यूज क्यों तय होती हैं? क्योंकि एमएलए वोट करते हैं, एमपी वोट करते हैं, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ये लोग वोट करते हैं। जब विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं, तो हर राज्य से अलग अलग संख्या में ये लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से बड़ी संख्या में आते हैं, 403 विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में भी बहुत ज्यादा है, राज्यसभा में भी बहुत ज्यादा है, सिक्किम में बहुत कम है। ऐसे ही हर राज्य में वेरिएशन है। तो राज्य ये आरोप लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, किसी को कम महत्व दिया जा रहा है। ऐसा आरोप न लगे, इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि सभी राज्यों में राष्ट्रपति के चुनाव में एक रूपता अपनाई जाएगी, यूनिफॉर्मिटी अपनाई जाएगी और संघ और राज्यों के बीच भी एक समतुल्यता अपनाई जाएगी। कैसे अपनाई जाए, यह तय किया गया कि जो लोग वोट करने वाले हैं, एमपी और एमएलए, यही लोग वोट करने वाले हैं। जो लोग वोट करने वाले हैं इनको राज्य की जनसंख्या के अनुपात में अगर वोटिंग का अधिकार दे दें तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, भेदभाव वाली बात है, ये खत्म हो जाएगी। सभी राज्य सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ भाई चलो ठीक है, हमारी जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुताबिक हमको वोट देने का अधिकार मिल गया। संविधान निर्माताओं ने यही सुनिश्चित करने के लिए दो फार्मूले अपनाए। एक जो एमएलए के वोट का फार्मूला अपनाया गया कि जो एमएलए का वोट होगा उसके लिए जो फार्मूला अपनाया गया, उस वोट वैल्यू के लिए ये कहा गया कि जो जनसंख्या होगी राज्य की, उस जनसंख्या को जो टोटल एमएलए हैं, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी संख्या से भाग दे दिया जाएगा। निर्वाचित केवल, क्योंकि केवल निर्वाचित लोग ही हिस्सा लेते हैं, और इसको फिर 1000 से भाग दे देंगे। इसलिए देंगे जिससे गणना हमारी छोटी हो जाए, सरल हो जाए। तो इससे एमएलए के वोट काउंट हो जाते हैं, राज्य की जनसंख्या को एमएलए के नंबर से भाग दे देने पर। तो हर राज्य का एमएलए, एक एमएलए यानी विधायक जो वोट करेगा उस वोट की ये वैल्यू मानी जाएगी, जो वैल्यू यहाँ आएगी। ये हम लोगों ने कल टेबल में समझ लिया था, वो टेबल भी हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद जो एमपी के वोट्स होंगे, टोटल एमपी के जो वोट वैल्यूज होंगी, एमपी की वोट वैल्यू निकाली जाएगी। राज्यों के जो टोटल वैल्यूज हैं, राज्यों के मत मूल्य हैं, कैसे निकलते हैं हमने आपको बताया थे। हर राज्य के टोटल वोट वैल्यू निकालेंगे, उन सबको जोड़ दीजिए राज्यों के। कोई ये मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। अगर मैथ्स आ रही है तो फिर ये चीज भी समझ में आ जाएगी। और जो टोटल नंबर ऑफ एमपी है निर्वाचित, उनसे भाग दिया जाएगा। मैथ्स नहीं आती है तो ये भी नहीं आएगा, और मैथ्स नहीं आती है तो फिर यूपीएससी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सीसेट तो क्वालीफाई करना है, और सीसेट क्वालीफाई करना है तो मैथ्स, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग तो करनी ही करनी है। तो अगर इतनी भी मैथ्स नहीं आएगी तो फिर यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो जो एमपी और एमएलए की वोट वैल्यूज है वो इसी तरीके से काउंट की जाती हैं, इसी तरीके से निकाली जाती हैं। यानी विधायक और सांसदों के जो मत के मूल्य हैं वो इसी तरीके से काउंट किए जाते हैं। हम लोगों ने कल फार्मूला भी देखा था। हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन में जो वोट वैल्यूज निकाली गई थी, निर्वाचन आयोग ने जो गणनाएं की थी, इलेक्शन कमीशन ने जो कैलकुलेशन किया था, हमने वो कैलकुलेशन की पूरी शीट आपको कल पीपीटी के रूप में दिखाई थी। तो ये गणनाएं फिक्स है, इसलिए फिक्स है क्योंकि जो पॉपुलेशन कंसीडर की जाती है, पॉपुलेशन 1971 की ली जाती है। क्यों? हमने ये भी आपको बताया था, क्योंकि विवाद हो गया पॉपुलेशन को लेकर के। विवाद इसलिए हो गया क्योंकि नॉर्थ के स्टेट ने बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाई और साउथ के स्टेट ने जनसंख्या को थोड़ा नियंत्रित करने का प्रयास किया, इसलिए विवाद हुआ और इस विवाद के कारण 1971 की पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया गया। अब आगे कब तक रहेगा हमने बताया, 2026 के बाद, 2026 के बाद जनगणना के जो पहले आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों के प्रकाशन तक 1971 की जनसंख्या ही आधार मानी जाएगी। उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस कारण से इसे 1971 पे फ्रीज किया गया वो कारण तो आज भी बना है, क्योंकि नॉर्थ के स्टेट्स की पॉपुलेशन आज भी बेतहाशा बढ़ रही है। केवल 70 के दशक तक ही नहीं, आज भी बेतहाशा बढ़ रही है, और साउथ ने इस पर पहले की तुलना में कंट्रोल्ड वे में काम किया है। लेकिन नॉर्थ की सरकारों ने बेहद घटिया प्रदर्शन किया है, और इस घटिया प्रदर्शन के कारण उन्होंने इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। तो जब 2026 के बाद फिर से जनसंख्या को लेकर के डिसीजन लेना होगा तो फिर से विवाद होना तय है, निश्चित रूप से विवाद होना तय है। हो सकता है 1971 की ही जनसंख्या को फिर से आगे कंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि विवाद तो होगा। विवाद इसलिए होगा क्योंकि जिन कारणों से 71 की पॉपुलेशन अपनाई गई वो कारण आज भी मौजूद है, और उत्तर के स्टेट को आज भी अकल नहीं आ रही है। इतनी बातें हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ी थी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, यानी जो मतदाता सूची है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की उसमें किसी में उसका नाम होना चाहिए, और
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है ये कहीं डिफाइन नहीं है, ना तो संविधान बताता है कि लाभ का पद क्या होगा, ना कोई कानून बताता है कि लाभ का पद क्या होगा, कहीं भी लाभ के पद की परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिए लाभ का पद विवादों में रहता है। क्यों लाया गया है? चोर चोर मसरे भाई वाली कहावत के लिए लाया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे समझाऊंगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, चाहे वो केंद्र के हो चाहे वो राज्यों के हो, मंत्री और राज्यपाल को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन 4 पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। बाकी कौन लाभ के पद होंगे ये पता नहीं, लेकिन आप ये मानकर चलें कि सरकार के अधीन जितने पद होते हैं सबको लाभ का पद मानना चाहिए, उन्हें लाभ का पद कहा जाना चाहिए। सरकार के अधीन पदों को, सरकार के अधीन पदों को, मोटी मोटी बात यही है। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं और उन टेक्निकलिटीज की वजह से आज भी डिस्प्यूट बना रहता है। वो जानबूझ के हम लोगों ने क्रिएट किया है डिस्प्यूट। क्यों किया है? शुरुआत में इस डिस्कशन को करने का कोई मतलब नहीं है, वो डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। सेवा शर्तों में भी हमने बताया था कि आर्टिकल 59 सेवा शर्तें बताता है कि राष्ट्रपति किसी भी संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई भी सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो राष्ट्रपति चुने जाने की तारीख से ये मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी है, वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। यानी ये लाभ का पद उसकी योग्यता में भी है और सेवा शर्तों में भी है। उसे निःशुल्क आवास मिलता है और उसकी सैलरी आदि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर तय किया जाता है। जब तक वो पद पर है तब तक उसके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन, अहितकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी उसमें कमी नहीं की जाएगी। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। अब आगे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में शपथ भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आर्टिकल 60 में हम लोगों ने राष्ट्रपति की शपथ पढ़ी थी कि राष्ट्रपति अपने पद और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह की शपथ लेता है, संविधान और विधि के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, जनता की सेवा में निरंतर लगे रहने की शपथ लेता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उसे शपथ दिलाता है। अगर वह उपलब्ध नहीं है, किसी कारण से बीमार है या कोई भी रीजन हो सकता है, तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब उसके आगे हम लोग राष्ट्रपति की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो राष्ट्रपति की चर्चा की शुरुआत करेंगे वह है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56। तो ये अब तक का रिवीजन था जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, और अब हम लोग आज से कार्यकाल की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप जानते हो, आर्टिकल 56 कहता है। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल कब से माना जाएगा? पद ग्रहण की तारीख से। जिस तारीख को वो अपना पद ग्रहण करता है, जिस तारीख से वो अपना पद ग्रहण करता है, जिस तारीख से वो ऑफिस में एंटर करता है, उस तारीख से उसका कार्यकाल शुरू होता है। शपथ लेने की तारीख से नहीं। हो सकता है शपथ लेने की तारीख और पद ग्रहण की तारीख में अंतर हो, हालांकि प्रायः नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है किसी कारण से। तो अगर अंतर हो जाता है पद ग्रहण करने की तारीख और शपथ ग्रहण करने की तारीख से, तो जिस तारीख को वो पद ग्रहण करेगा उसी तारीख से 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले वह पद से हटाया जा सकता है या स्वयं पद से हट सकता है। कैसे पद से हटाया जा सकता है या पद से हट सकता है? तो पद में रिक्ति, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति। कैसे रिक्ति हो सकती है? पहला है त्यागपत्र के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसे संबोधित करके देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा और उसे सौंप देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके लिखता है, यानी उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना, इस चीज की कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। क्यों देगा? लोकसभा अध्यक्ष को इसलिए देगा क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अंग है। अंग होने का मतलब यह है, सदस्य होने का मतलब यह होता है कि संसद के भीतर बैठकर कामकाज करे। तो ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो संसद का अंग होता है। अंग होने का मतलब यह है कि संसद के जो विधायी कार्य हैं उनमें उसकी भी एक भूमिका है। जैसे जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह कानून का रूप तभी लेता है जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करे, अन्यथा वो कानून का रूप नहीं लेता। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वो कानून बनता है। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है। इसलिए जैसे ही उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति सौंपेगा, उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो पहला तरीका है कि त्यागपत्र दे दे। दूसरा तरीका है ऊपर वाला त्यागपत्र ले ले, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। या फिर तीसरा तरीका है कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है मान लो, या राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है, जो भी उसका उत्तराधिकारी हो। राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। जैसे जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो हम लोग जानते हैं मोटी मोटी बात कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी उपराष्ट्रपति पद नहीं ग्रहण कर लेगा तब तक वह काम करता रहेगा। अगला तरीका है हटाया जाना, रिमूवल। राष्ट्रपति को पद से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कैसे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? इस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। किस आधार पर हटाया जाएगा? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। केवल एक आधार है जिस आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, और वो आधार है संविधान का उल्लंघन। इसके अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकता, जबकि अन्य देशों में अलग अलग आधार हैं, क्योंकि हर देश की व्यवस्था भी अलग अलग है। जैसे अमेरिका में अगर वहां के राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो अमेरिका में राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार, देशद्रोह, राजद्रोह या ऐसे ही गंभीर महाअपराधों के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये सारे आधार बताए गए हैं। वहां संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति को हटाने का आधार नहीं है, अमेरिका में नहीं है संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति को हटाने का आधार। लेकिन हमारे यहाँ संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति को हटाने का आधार है, भ्रष्टाचार, अपराध, देशद्रोह, ये सब राष्ट्रपति को हटाने का आधार नहीं है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया है, वास्तविक प्रधान है, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। इसीलिए आधारों में ये अंतर है।
इसीलिए आधार में ये अंतर किया गया है कि अमेरिका में देशद्रोह, भ्रष्टाचार इन सब के आधार पर हटेगा क्योंकि वास्तविक कार्यपालक है, तो इस तरीके की संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक है, इसलिए इस प्रकार की संभावनाएं जन्म नहीं ले सकती हैं। उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करना है, इसलिए इस प्रकार की संभावनाएं जन्म नहीं लेंगी। तो यहाँ पर जो संभावना जन्म ले सकती है वह है संविधान का उल्लंघन। तो संविधान का उल्लंघन यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाए जाने का आधार कर दिया गया, ये रीजन है इसके पीछे। अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलेगी, ये बात सब आर्टिकल 56 में ही है, ये सारी बातें। अब यानी कैसे हटाया जाएगा, आर्टिकल 56 ये कहता है कि महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा, और महाभियोग किस आधार पर लाया जाएगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जाएगा। अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी, ये बात आर्टिकल 61 बताता है। महाभियोग, इंपीचमेंट, आर्टिकल 61 ये बताता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी, यानी कैसे राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा महाभियोग के द्वारा। ये 56 बताता है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी, ये 61 बताता है। अब कैसे चलाई जाएगी, ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी सदन लगा सकता है, महाभियोग की शुरुआत कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सदन यह राष्ट्रपति पर आरोप लगा सकता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। कोई भी सदन राष्ट्रपति पर यह आरोप लगा सकता है, लेकिन ये आरोप ऐसे ही बहुत लाइटली नहीं लगाया जाना चाहिए। इसलिए आरोप की कुछ शर्तें तय कर दी गई हैं। क्या शर्तें हैं, तो कोई सदन, संसद का, क्योंकि यह एक संसदीय प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, तो संसद का कोई सदन, क्योंकि दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इतनी तो बेसिक सी बात पता ही होगी कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा। किस चीज का आरोप लगाएगा, संविधान के उल्लंघन का। एक ही आधार है, बस एक ही आधार है, इससे ज्यादा आधार है नहीं। तो संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा कोई भी सदन, लेकिन इस आरोप की कुछ शर्तें हैं, तभी आरोप लगा हुआ माना जाएगा, तभी आरोप लगा हुआ माना जाएगा। क्या शर्त है, पहली शर्त है आरोप की कि संकल्प के रूप में हो, रेजोल्यूशन के रूप में हो। आरोप हमेशा संकल्प के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो भी आरोप लगाया गया है वो सोच समझ कर लगाया जाए, आरोप सोच समझ कर लगाया जाए। एक बार आरोप लग गया तो उस आरोप को वापस नहीं ले सकते। आप बाद में ये गलती नहीं, आप बाद में ये नहीं कह सकते कि गलती से लगा दिया, या मैं तो नहीं लगाना चाहता था, मैं अपना नाम आरोप से वापस ले रहा हूं। ये सब नहीं चलेगा। राष्ट्रपति है, देश का संवैधानिक मुखिया है, उसके खिलाफ जो काम करना पड़ेगा बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आरोप लगेगा वो संकल्प के रूप में लगेगा। यानी एक बार आरोप अगर लगा दिया तो आप उसे वापस नहीं ले पाएंगे। यानी जो संसद सदस्य हैं, संसद के सदस्य ही आरोप लगाएंगे, संसदीय प्रक्रिया है महाभियोग। तो संसद के सदस्यों ने अगर एक बार आरोप लगा लिया तो उस आरोप को वापस नहीं ले सकते। संकल्प का मतलब यह है, पहली शर्त है। दूसरी शर्त, संकल्प पर उस सदन के, यानी जिस सदन ने आरोप लगाया है उस सदन के न्यूनतम कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हों। इसका मतलब यह है कि जैसे राज्यसभा ने अगर लगाया तो 245 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, 245, तो 245 के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर लोकसभा लगाती है राष्ट्रपति पर आरोप तो 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो 543 के 1/4, 1/4 जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 से कम सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति पर आरोप नहीं लगा सकते। तीसरी बात, न्यूनतम 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस दी गई हो। न्यूनतम 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस दी गई हो। इसका मतलब यह है कि जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन के सदस्य आरोप लिख करके राष्ट्रपति को सौंपेंगे कि भाई आप पर आरोप लगा है, और जिस सदन के सदस्य आरोप लगा रहे हैं उस सदन के पीठासीन अधिकारी को, यानी राज्यसभा है तो सभापति, लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी सौंपेंगे कि भाई हमने राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये बात, इस बात की सूचना राष्ट्रपति को भी दी जाएगी, लिखित सूचना दी जाएगी, नोटिस मतलब सूचना दी जाएगी। इस बात की लिखित सूचना, लिखित नोटिस राष्ट्रपति को भी दी जाएगी, और जिस सदन ने आरोप लगाया है उस सदन के मुखिया को भी दी जाएगी। जिस दिन ये नोटिस दी जाती है, जिस दिन ये नोटिस दी जाती है उसके 14 दिन के बाद, 14 दिन नोटिस का मतलब ये होता है कि जिस दिन नोटिस दी जाएगी उसके 14 दिन के बाद सदन में अब इस पर कार्यवाही शुरू होगी। 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 14 दिन नोटिस का मतलब यह है, पूर्व नोटिस का मतलब यह है कि नोटिस देने के बाद कि आरोप लगाया गया है, 14 दिन तक, 14 डेज तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो कार्रवाई होगी वो 14 दिन के बाद होगी। तो अब 14 दिन के बाद इस सदन में, जिस सदन में आरोप लगाया गया है उस सदन में संकल्प पर चर्चा होगी। सदन का नियम है, और अंत में मतदान होगा। सदन का नियम होता है, लोकसभा और राज्यसभा, सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का ये नियम होता है कि कोई भी मतदान, वोटिंग बिना चर्चा के नहीं कराई जा सकती। पहले चर्चा करनी होगी, चर्चा करने के बाद मतदान किया जाएगा, वोटिंग होगी। तो जिस सदन ने संकल्प लगाया है वो उस संकल्प पर चर्चा करेगा और चर्चा के बाद वोटिंग होगा, मतदान होगा। मतदान में यदि इसे, यानी संकल्प को, सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो इसे, यानी संकल्प को, दूसरे सदन में भेजा जाएगा।
एक सदन जिसमें पेश किया गया है प्रस्ताव, जिनके सदस्यों ने पेश किया है प्रस्ताव यानी संकल्प, वही सदन संकल्प पर चर्चा करेगा। चर्चा के बाद मतदान होगा। मतदान में अगर कुल संख्या के 2/3 सदस्य इसे पारित कर दें तो ये अगले सदन में भेजा जाएगा, नहीं तो यही खत्म हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। कुल संख्या के 2/3 का मतलब क्या है? कुल संख्या के 2/3 का मतलब है, जैसे मान लो राज्यसभा में अगर पेश किया गया तो राज्यसभा में टोटल मेंबर है 245, तो 245 का 2/3 से पारित करना होगा। या फिर मान लो लोकसभा में पेश किया गया अगर, तो लोकसभा में टोटल मेंबर होते हैं 543, तो 543 के 2/3 से पारित करना होगा। अब यहां ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल चुने गए सदस्य भाग लेते थे, यानी राज्यसभा के जो चुने गए सदस्य थे केवल वो भाग लेते थे। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना है तो पूरे के पूरे 245 सदस्य भाग लेंगे, यानी कि चुने गए सदस्य और मनोनीत सदस्य। मनोनीत का मतलब जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो निर्वाचित होकर नहीं आते, जिन्हें जनता नहीं चुनती, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, वो लोग भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। जबकि चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन हटाने में दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। पहली बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को चुने जाने में राज्य विधानसभा के सदस्यों का भी योगदान होता है, वो भी वोट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति को हटाने का कार्य केवल और केवल संसद करती है, ये केवल और केवल संसदीय कार्य है। तो ये तो एक सदन की कार्रवाई हो गई। मान लो अगर एक इस सदन से 2/3 बहुमत से पारित न हो पाए तो ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी, ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो ये संकल्प आगे बढ़ जाएगा, यानी अगले सदन में जाएगा। अब अगले सदन में जाएगा तो क्या होगा? दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कराएगा, जांच करेगा या कराएगा। पहले सदन में जांच नहीं होगी। पहला सदन केवल और केवल संकल्प पारित कर देगा, अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देगा कि राष्ट्रपति पर आरोप लगाया गया है। अब जब राष्ट्रपति पर आरोप लग गया तो फिर दूसरा सदन, यानी जो लोकसभा या राज्यसभा में से जो दूसरा सदन होगा, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा या कराएगा। कैसे करता है? एक न्यायाधीशों की समिति बना देता है या ट्रिब्यूनल बना देता है, तो उन न्यायाधीशों की समिति से जांच कराएगा। जांच में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। भाई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो बिना उसे सुने नहीं की जा सकती। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसे सुनना पड़ेगा, उसकी भी बात सुननी पड़ेगी, तभी कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तो जांच में राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। कैसे कहेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति अपना वकील भेज सकता है या राष्ट्रपति अपने किसी भी प्रतिनिधि को भेज सकता है कि भाई मेरी बात कहा, वहां पर मेरी बात रखाओ, जाकर के मेरा भी पक्ष रखाओ। कहां पर? जांच में। अब जो जांच कराई जाएगी उस जांच की रिपोर्ट आएगी, जो जांच कराई जाएगी उस जांच की रिपोर्ट आएगी। यदि जांच रिपोर्ट में राष्ट्रपति दोषी नहीं है तो यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अगर पहला सदन 2/3 बहुमत से पारित न कर पाए तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अगर पहला सदन, जो हमने यहां पर पढ़ा था जिसने आरोप लगाया है, अगर पहला सदन आरोप लगाता है और आरोप लगाने के बाद अपने कुल सदस्यों की संख्या से 2/3 बहुमत से पारित न कर पाए तो प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाया गया उस आरोप को पहले सदन ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, पारित करके दूसरे सदन को भेज दिया, तो फिर दूसरा सदन जांच करेगा या कराएगा। और जांच करने में अगर जांच में जो रिपोर्ट आई उसमें राष्ट्रपति दोषी नहीं पाया गया तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि दोषी है ही नहीं वो, तब तो वो दोषी है ही नहीं है। और अगर यह दोषी सिद्ध हुआ, यदि दोषी पाया जाए, यदि राष्ट्रपति दोषी पाया जाए तो दोषी पाए जाने पर दूसरे सदन के द्वारा यदि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो तो राष्ट्रपति पद से हटाया हुआ मान लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति पद से हटाया हुआ मान लिया जाएगा। बस इतनी सी प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की, यानी बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? क्या पढ़ा हम लोगों ने? राष्ट्रपति की प्रक्रिया में महाभियोग की प्रक्रिया, संसद महाभियोग लगाती है राष्ट्रपति पर। संसद के 2 सदन होते हैं। पहले सदन में कोई भी एक सदन शुरुआत करेगा और सदन शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा। किस चीज का आरोप लगाएगा? संविधान का उल्लंघन का, क्योंकि राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन जब संविधान के उल्लंघन का आरोप लगेगा तो आरोप हमेशा एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। क्यों? मैंने रीजन बताया, जिससे उसे बीच में वापस न लिया जा सके। उस आरोप पर आरोप लगाने वाले सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और जिस दिन यह संकल्प पेश किया जाएगा, कार्यवाही 14 दिन बाद होगी, कार्यवाही 14 डेज बाद होगी। उसको कानूनी भाषा में लिखते हैं, न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस दी जाएगी। इसको लीगल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो मतलब ये होता है कि जिस दिन आरोप लगाया जाएगा उसके 14 दिन बाद कार्यवाही शुरू होगी। अब जब कार्यवाही शुरू होगी तो जिस सदन ने आरोप लगाया वो पहले चर्चा करेगा, फिर मतदान करेगा। ये नियम है सदन का। किसी भी सदन में, चाहे संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल हो, बिना चर्चा के मतदान नहीं हो सकता। तो चर्चा होगी, चर्चा के बाद मतदान होगा। मतदान में अगर सदन के कुल संख्या मतलब जितनी मैक्सिमम संख्या होती है, जैसे हमने बताया राज्यसभा में 245 होते हैं, लोकसभा में 543 होते हैं। ये सब बेसिक चीजें अब हाई स्कूल 6ठी 8वीं के बच्चे जानते हैं, तो अब इस सब पर फोकस मैं नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि ये सब 6ठी और 8वीं के बच्चे याद करते हैं। तो संकल्प पर चर्चा होगी, मतदान होगा। और अगर मतदान में, हम केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर मतदान में सदन के कुल संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया जाए तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा।
जब दूसरे सदन में भेजा जाएगा तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे हुए आरोपों की जांच या तो करेगा या कराएगा। कैसे करता है मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को लिख रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, क्योंकि क्वेश्चन केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बातों और कॉन्सेप्ट से आते हैं जो हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। जो फैक्ट है, जैसे भी हमने बताया, कितने मेंबर हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, अब ये सब बेकार की बातें, इनसे सवाल नहीं आते। हाँ, आप उलझना चाहो तो उलझ सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो वैसे पता तो होना ही चाहिए, और ये सब तो छठी 7वीं 8वीं में पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। जांच में राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। इसको लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। इसको लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस पर क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं, तो ये हम आपको आगे लिखाएंगे। लेकिन ये जो प्रावधान है ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का है, जगह जगह अप्लाई होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कुछ समय पहले, उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को कोट भी किया है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो राष्ट्रपति के लिए जो जांच रिपोर्ट आएगी, उस जांच रिपोर्ट में अगर राष्ट्रपति दोषी नहीं पाया जाता है तो कोई बात ही नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर राष्ट्रपति दोषी पाया जाए, यानी दोषी सिद्ध हो जाए, तो दूसरे सदन में फिर मतदान होगा और दूसरे सदन में रिपोर्ट को रखी जाएगी, रिपोर्ट पर चर्चा होकर के मतदान किया जाएगा। अगर दूसरा सदन अपने कुल सदस्यों के, कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दे, तो जिस क्षण पारित होगा उसी क्षण से राष्ट्रपति पद से हटाया हुआ मान लिया जाएगा। उसी क्षण से राष्ट्रपति पद से हटाया हुआ मान लिया जाएगा। यानी एक तरीके से अगर कहें तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसे हमने महाभियोग कहा, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, एक बात और सुन लो ध्यान से, जो महाभियोग का कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग लिखते समय किताबों में लिखते हैं या पढ़ते हैं, गाइड बुक में, ज्यादातर गाइड बुक में इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। तो लिखा मिलता है कि भाई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी महाभियोग के जरिए हटेगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हटेगा, सीएजी भी हटेगा, इन सब के लिए भी महाभियोग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अमेरिका में होता है इन सब के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग, फिलहाल भारत में नहीं होता। भारत में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 बार महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार आर्टिकल 56 में प्रयोग किया गया है कि राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा, दूसरा आर्टिकल 61 में किया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को हटाने के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना, वरना एग्जाम में क्वेश्चन खूब गलत होते हैं, गलतियों की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि कंफ्यूज होने लगते हो वहां बैठ करके। तो ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है। तो महाभियोग की प्रक्रिया एक संसदीय प्रक्रिया है। संसदीय प्रक्रिया का मतलब है कि केवल और केवल संसद में चलने वाली प्रक्रिया है, अन्य जगहों पर नहीं। इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। इसका क्या मतलब होता है, समझ लो कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर का। क्वासी जुडिशियल, अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है न्यायिक और दूसरा होता है अर्धन्यायिक। न्यायिक कहते हैं जब न्यायालय कोई कार्रवाई करता है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जब यहाँ कोई मुकदमा चलता है, यहाँ किसी मामले की सुनवाई होती है, तो इसको न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीजर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपरागत रूप से बनाए गए न्यायालय हैं और यहाँ न्याय देने के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, जिन्हें न्याय के लिए ट्रेंड किया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा, इस पर क्वेश्चन अलग से आते हैं, अर्धन्यायिक संस्थाओं पर क्वेश्चन अलग से आते हैं, तो हम अलग से आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब न्याय करने के लिए न्यायालय को जिम्मेदारी न दी जाए, यानी न्याय करना हो लेकिन न्याय करने की जिम्मेदारी न्यायालय को न दी जाए, यानी न्याय करने वाले लोग न्यायाधीश न हो, यानी जो परंपरागत न्याय के कानून हैं, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, पहले भारतीय दंड संहिता था, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो न्याय के नियम बनाए गए हैं, उन न्याय के नियमों में शिक्षित न हो जो लोग न्याय कर रहे हैं, यानी न्याय करने वाले लोग न्यायाधीश न हो, बल्कि कौन हो, कोई भी हो सकते हैं, किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो न्याय करने की जिम्मेदारी न्यायाधीशों को न दी जाए, बल्कि किसी अन्य को सौंपी जाए। जैसे यहाँ न्याय करने की जिम्मेदारी किसे दी जा रही है, संसद के सदस्यों को दी जा रही है। संसद के सदस्य राष्ट्रपति के मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं, संसद के सदस्य राष्ट्रपति के मामले में न्याय कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ संसद के सदस्य राष्ट्रपति के मामले में न्याय कर रहे हैं, न्यायाधीश नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अगर न्यायालय में मुकदमा चले और न्यायालय मामले की सुनवाई करे और न्यायालय निर्णय दे, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीजर कहते हैं। अगर न्यायालय के अलावा किसी अन्य संस्था, व्यक्ति, लोगों के समूह के द्वारा मामले की सुनवाई की जाए, न्याय दिया जाए, तो उसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति के मामले पर सुनवाई हो रही है, राष्ट्रपति के लिए न्याय की बात हो रही है, लेकिन न्याय करने की जिम्मेदारी न्यायालय नहीं कर रहा है, न्याय करने की जिम्मेदारी संसद उठा रही है। तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो गई, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर हो गया। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसदीय प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, एक बात। दूसरी बात, महाभियोग की प्रक्रिया में मात्र संसद के सदस्य भाग लेते हैं और सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब है जो चुने गए सदस्य हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं, दोनों। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, आर्टिकल 54 हम लोगों ने पढ़ा है, आर्टिकल 54 पढ़ा है। लेकिन हटाने में चुने गए सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य कौन होते हैं अभी बता चुके हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करता है, जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते। तीसरी बात, महाभियोग प्रक्रिया में राज्य विधानसभा की कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो इनकी भूमिका है, बाकायदा इनके वोट वैल्यू काउंट की जाती है, इनके वोटों के मूल्य निकाले जाते हैं और वोट वैल्यू काउंट करके इन्हें चुना जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो इनकी भूमिका होती है, लेकिन राष्ट्रपति के हटाने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। ये राष्ट्रपति के नियुक्ति और निर्वाचन के, राष्ट्रपति के निर्वाचन और पदमुक्ति के बारे में, चुने जाने और हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में पूरी चर्चा है जो हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद इससे रिलेटेड छोटी छोटी सी चर्चा और है, छोटी छोटी सी बातें और हैं। जैसे मान लो राष्ट्रपति को हमने पद से हटा दिया, तो सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति, किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया तो कब तक चुना जाएगा नया राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा।
राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अगर कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का क्या होगा? अगर महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो इसके पहले राष्ट्रपति ने जो कार्य किए हैं वो वैध बने रहेंगे या अवैध हो जाएंगे? तो इसका जवाब तो यही लिख देते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, यहाँ पे मैं बोल के लिखा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाए। फोर्थ पॉइंट लिखो, तीन मैंने लिख दिया, फोर्थ लिखो, मैं बोल के लिखा रहा हूँ। यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटा दिया जाए, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटा दिया जाए, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटा दिया जाए तो अब तक राष्ट्रपति के रूप में अब तक राष्ट्रपति के रूप में उसके किए गए कार्य अब तक राष्ट्रपति के रूप में उसके किए गए कार्य वैध बने रहेंगे। राष्ट्रपति के रूप में उसके किए गए कार्य वैध बने रहेंगे, लीगल बने रहेंगे। यानी राष्ट्रपति के रूप में वो जो कार्य कर चुका है उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, वो कार्य वैध बने रहेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, वो नाम मात्र का प्रधान होता है। हम लोग इस बात की चर्चा पहले कर चुके हैं क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, संसदीय प्रणाली अपनाई है। तो अब आते हैं राष्ट्रपति के पद में रिक्त की पूर्ति। राष्ट्रपति के पद में रिक्त की पूर्ति, इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कैसे भरा जाएगा? अब कैसे भरा जाएगा, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि कब भरा जाएगा और दूसरी बात है कौन भरेगा। तो दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करते हैं कि कौन बनेगा राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। तो आर्टिकल 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की दशा में, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुपस्थित का मतलब किसी भी तरीके से अनुपस्थित है। राष्ट्रपति बीमार हो जाए, राष्ट्रपति विदेश में अपना इलाज कराने चला जाए, राष्ट्रपति यहीं बेड पर हो जाए, वो अपने कार्यालय ना आ सके, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे या राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए, इन सबको कहेंगे कि राष्ट्रपति अनुपस्थित है। तो अगर इन ये दशाएं उत्पन्न होती हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह बात आर्टिकल 65 कहता है। लेकिन अब उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो सब बड़े बड़े होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो संविधान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान देना, जो प्री में क्वेश्चन आते हैं वो इस आधार पर भी पूछे जाते हैं कि ये बात संविधान में लिखी है, यानी संविधान के प्रावधान के अनुसार अमुक अमुक बातें, कानून के अनुसार अमुक अमुक बातें, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। यानी बड़े ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए इन छोटी छोटी बातों की। जो मैं कॉन्सेप्ट के रूप में ये छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं, जो हम लोगों ने आज राष्ट्रपति को हटाने से हम लोगों ने चर्चा शुरू की, तो जो कॉन्सेप्ट के रूप में छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं इसको समझते चलना, वरना तो फिर गेम ओवर, सब जानते हैं। तो यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 70 कहता है, आर्टिकल 70 के अनुसार संसद प्रावधान करे। संविधान नहीं बताता क्या होगा। संविधान ये कहता है कि मान लो वैसे तो राष्ट्रपति नहीं है पद पर, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, वो बीमार है या उसका पद खाली है, तो कौन राष्ट्रपति बनेगा, इसकी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 70 ये कहता है कि ऐसी दशाओं में संसद को कानून बना के व्यवस्था करनी चाहिए। तो संसद ने इसके अनुपालन में कानून बनाया है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। तो इसके लिए संसद ने कानून बनाया है बच्चों, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट। यह संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। अब ये प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट ये कहता है, ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। वह भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का कोई सीनियर जज राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। लेकिन ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये इस कानून में लिखी गई है, प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट 1969 में लिखी गई है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और इसके अनुपस्थित होने पर यानी अगर सीजीआई भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति भी अनुपस्थित है, इसके अनुपस्थित होने पर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सीनियर जज है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो अभी तक केवल एक बार ऐसा हुआ है और एम हिदायतुल्लाह उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस थे और एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला है, लगभग 1.5-2 महीने का। तो एक बार केवल अब तक ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो एम हिदायतुल्लाह ऐसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में भी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है। तो राष्ट्रपति के पद में रिक्त का ये एक प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कौन राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेगा।
आर्टिकल 65 कहता है उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, ये बात संसद के कानून के द्वारा तय की गई है। संसद ने आर्टिकल 70 के अंतर्गत कानून बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, और इस कानून के अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद संभालेगा, वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वो पद संभालेगा। तो ये राष्ट्रपति के पद में रिक्त की पूर्ति का पहला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद ये तो हो गया कि कौन पद संभालेगा, दूसरी बात कि पद कब भरा जाएगा, राष्ट्रपति के पद में रिक्त की पूर्ति कब होगी, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो रिक्ति की पूर्ति का समय, आर्टिकल 62। जितने आर्टिकल हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, जितने लिखते चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आर्टिकल्स पर आएंगे तो यहीं से आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, 473 लगभग आर्टिकल्स हैं वर्तमान समय में। इसके अलावा उसमें सब आर्टिकल्स भी हैं, क्लॉजेस भी हैं। तो जितना जितना हम लोग याद कर लेंगे, जितना जितना हम लोग पढ़ लेंगे, उतना ही ध्यान में रखना है। जो छोड़ देंगे छोड़ देना, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो रिक्त की पूर्ति का समय, आर्टिकल 62, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दो बातें हैं। पहली बात, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिए जाएंगे। पहली बात, इसका मतलब यह है कि जैसे अभी देखो, जब द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू के पहले राष्ट्रपति कौन था, रामनाथ कोविंद थे। तो जब रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने वाला था तो उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, निर्वाचित कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति कौन बनेगा यह चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, यह निर्णय ले लिया जाना चाहिए। सीधी सी बात है इसका मतलब। दूसरी बात, यदि पद में आकस्मिक रिक्ति हो, अब आकस्मिक रिक्ति का मतलब क्या होता है, अचानक पद खाली हो। अचानक पद खाली होने का मतलब है राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो, या राष्ट्रपति से ऊपर वाले ने त्यागपत्र ले लिया हो, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया हो। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक हमारे यहाँ किसी भी राष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं गया है, यानी किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग चलाया नहीं गया है। ये बहुत अच्छी बात है। संविधान लागू होने के बाद धीरे धीरे 75 ईयर्स होने जा रहे हैं, धीरे धीरे 75 ईयर्स होने जा रहे हैं, और लगभग इन 75 वर्षों में कभी किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का कोई आरोप लगाया नहीं गया है। यह राष्ट्रपति पद की गरिमामयी भूमिका को प्रदर्शित करता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपतियों ने प्रभावी तरीके से भूमिका निभाई है। तो आकस्मिक रिक्ति का मतलब फिलहाल यह है अचानक पद खाली हो जाए। तो यदि पद में आकस्मिक रिक्ति हो तो कब पद भरा जाएगा, पद रिक्ति की तिथि से, रिक्ति मतलब खाली होने, पद रिक्ति के तिथि से, तारीख से 6 माह के भीतर। बोलचाल के शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी आदत पड़ गई तुम्हें पढ़ने और लिखने की, तिथि के बजाय तारीख लिखते हो, बोलचाल में अगर इस तरीके की जो शब्दों का प्रयोग करते हो, अगर ये एग्जाम में लिखने की आदत पड़ गई, यकीन मान लो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा जो बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है, आईएएस बनने जा रहे हो ना, क्लर्क तो बनने नहीं आए हो, तो आईएएस बनने जा रहे हो तो आईएएस की तरीके से सोचने की शक्ति होनी चाहिए, आईएएस की तरीके से भाषा शैली होनी चाहिए, अच्छी भाषा शैली होनी चाहिए, अच्छे शब्दों का संकलन होना चाहिए। तभी तो तुम्हें जिले का चार्ज देंगे, तभी तो तुम्हें स्टेट का चार्ज देंगे, तभी तो बांग्लादेश जैसी समस्या से निपटने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी देंगे, वरना क्यों देंगे। तब तो हंगामा करने वाले लोगों में शामिल होंगे ऐसे लोग जिनको इन सब सारी चीज़ों की समझ नहीं होगी, जिनके पास इन सारी चीज़ों की बेहतर समझ होगी, बेहतर भाषा शैली होगी, बेहतर अभिव्यक्ति होगी, उन्हें ही शासन करने योग्य समझा जाएगा, उन्हें ही प्रशासन करने योग्य समझा जाएगा, क्योंकि शासन और प्रशासन करने वाले लोगों में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना। तो अब चुने जाने वाली बात कर दो कि नेता चुन लेते हैं, तो वो तो एक अलग बात है, वो तो डेमोक्रेसी की थोड़ी सी कमजोरी है, लोकतंत्र की थोड़ी सी कमजोरी है कि जनता पॉपुलर आधारों पर लोगों को चुन देती है, तो बिना योग्यता के आधार पर भी लोग चुनकर आ जाते हैं, वो सिस्टम की कमजोरी है। लेकिन वो कमजोरी यहाँ प्रशासन में नहीं होती, प्रशासन में तो योग्य लोग ही आते हैं, सक्षम लोग ही चुने जाते हैं, और वह योग्यता हर तरीके से आपकी जांची जाती है, आपके ज्ञान की, आपके समझ की, आपकी भाषा शैली की, आपकी अभिव्यक्ति की, आपके व्यक्तित्व की, हर तरीके से जांची जाती है आपकी योग्यता। तब यूपीएससी आपका चयन करता है, तब यूपीएससी आपका सिलेक्शन करता है, और इनमें से किसी में भी आप कमजोर पाए गए तो आप बाहर हो जाते हैं, आप बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना। तो यदि पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाए, अचानक पद खाली हो जाए, तो पद रिक्त की तारीख से, यानी जिस तारीख को पद खाली हुआ है, मैं उसके सरल शब्द भी बता दे रहा हूं, लेकिन लिखूंगा मैं यही जानबूझकर, जिससे मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा भी ऐसे शब्दों के प्रयोग करने की आदत बन जाए। आदत है, ये हैबिट है, आदत बन गई तो फिर पेन नहीं लेना पड़ता, और आदत नहीं है तो फिर मुश्किल है तब, और वो पढ़ने लिखने से बनेगी, तभी सुधरेगी। और सुधार फर्स्ट डे से शुरू करना पड़ता है, ये नहीं कल से कर लेंगे, कल कभी नहीं आता, नेवर, टुमारो नेवर कम्स। तो यदि पद में आकस्मिक रिक्ति हो तो पद खाली होने की तारीख से, यानी पद रिक्त की तारीख से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन, यानी चुनाव, नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव, निर्वाचन संपन्न करा लिए जाएंगे, संपन्न करा लिए जाएंगे। और जो राष्ट्रपति बनता है, जो राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा, जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो इस तरीके से रिक्त पूर्ति का समय है। पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है, आर्टिकल 57, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है।
राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है, वही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे, पहली बार भी दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि वो दोबारा राष्ट्रपति बने। इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे और पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। कुछ मुद्दों पर बड़ी कड़वाहट थी, बड़े टकराव थे। इसलिए पंडित नेहरू ने खुलकर कह दिया कि यद्यपि संविधान राष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने की व्यवस्था करता है, लेकिन राष्ट्रपति को नैतिकता का परिचय देना चाहिए और दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए और राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि जब नेहरू ये सीख राष्ट्रपति को दे रहे थे तो खुद भूल गए कि सन 47 से लेकर के और जब तक ऊपर वाले ने बुला नहीं लिया, सन 64 तक 64 तक वही प्रधानमंत्री बने रहे। तो खुद को तो उनको याद नहीं आया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को सीख जरूर दे दी कि दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन नेहरू ने ऐसा पब्लिकली इसलिए कहा क्योंकि वो राष्ट्रपति को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पसंद नहीं करते थे और नहीं चाहते थे कि दोबारा राष्ट्रपति बने। पसंद न करने के पीछे रीजन ये था कि नेहरू के बहुत सारे कार्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सवाल पूछा करते थे, जवाब मांगा करते थे। इन सारी बातों से नेहरू काफी परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि भाई तुम राष्ट्रपति चुपचाप अपने घर में बैठे रहो, मेरे कामों में टिक्का टिप्पणी मत करो, मेरी जो मर्जी मैं करूंगा। और कभी कभी नेहरू जी अपने मंत्रियों की राय लिए बिना भी निर्णय ले लिया करते थे। इस बात से मंत्रिमंडल के सदस्य भी बहुत नाराज थे। नतीजा ये हुआ कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा चुने गए तो नेहरू अकेले थे और पूरी कांग्रेस एक तरफ थी। पूरी कांग्रेस ने मिलकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना प्रत्याशी बना लिया। नेहरू अलग थलग पड़ गए, मजबूरी में उन्होंने समर्थन कर दिया। तो इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दोबारा चुनाव हुआ। जब डॉक्टर कलाम पहली बार राष्ट्रपति बने तो दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए फिर से उनसे संपर्क किया गया, उनसे कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने नाम प्रपोज किया दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए। पहली बार भी उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन दूसरी बार डॉक्टर कलाम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो दलित समय सत्ता में है वो मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोध करता है। एक बार आप उसे पता कर लीजिए, अगर वो मेरे नाम का समर्थन करने के लिए तैयार हो तो मैं राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे नाम का विरोध करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो चूंकि जो दल सत्ता में था उस समय, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो डॉक्टर कलाम का ध्रुव विरोधी था। नतीजा ये था कि डॉक्टर कलाम को फिर दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जा सका। हालांकि देश के अधिकांश लोग चाहते थे कि डॉक्टर कलाम दोबारा राष्ट्रपति बने, क्योंकि कितना अच्छा संयोग था कि देश का प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री था और देश का राष्ट्रपति वैज्ञानिक होता, तो कितनी अच्छी बात होती। फिलहाल ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वही बात जिस बात से नेहरू नाराज रहा करते थे राजेंद्र प्रसाद से, इसी आधार पर मनमोहन सिंह भी नाराज रहते थे डॉक्टर कलाम से शुरुआती वर्षों में, क्योंकि कुछ समय तो डॉक्टर कलाम का कार्यकाल था ही, क्योंकि डॉक्टर कलाम हर बात पर उन्हें सजेशन दिया करते थे। भ्रष्टाचार रोकने के मुद्दे पर, अपराधीकरण रोकने के मुद्दे पर, तमाम छोटी छोटी बातों की, सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे पर, ये बातें मनमोहन सिंह को पसंद नहीं आती थी। तो वहाँ भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद उभरे थे इस बात को लेकर के, क्योंकि राष्ट्रपति ने देश को आगे ले जाने के लिए कुछ सुझाव प्रधानमंत्री को देने चाहा था। तो इसलिए राष्ट्रपति का डॉक्टर कलाम का दोबारा निर्वाचन नहीं हो सका, लेकिन पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कितनी भी बार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। हालांकि अमेरिका में पुनर्निर्वाचन की सीमा है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, बस एक बार पुनर्निर्वाचित। यानी अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, बस, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो अमेरिका में इस पर रिस्ट्रिक्शन है, अमेरिका में इस पर प्रतिबंध है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जितनी बार चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। अब निर्वाचन संबंधी विवाद। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का समाधान कैसे होगा, इसके बारे में आर्टिकल 71 वर्णन करता है। क्या कहता है आर्टिकल 71? पहली बात, आर्टिकल 71 कहता है कि ऐसे विवादों का निपटारा यानी समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा होगा। यानी सारे विवादों का निपटारा। कैसा विवादों का निपटारा? चाहे वो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, ऐसे विवादों का निपटारा। तो विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दे तो राष्ट्रपति के रूप में अब तक किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के इलेक्शन को शून्य घोषित कर दे, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दे कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव गलत था, अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेता है तो राष्ट्रपति के रूप में अब तक उसने जो काम किए हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा, वो सारे कार्य वैध बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो नाममात्र का प्रधान है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, यानी वो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही कार्य करता है, इसलिए यह व्यवस्था अपनाई गई है। तीसरी बात, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति हो तो निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई स्थान खाली है, निर्वाचक मंडल कौन है? निर्वाचक मंडल है संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। तो अगर इसमें कोई स्थान खाली है, यानी मान लो किसी राष्ट्रपति का चुनाव डिक्लेयर हो गया और किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई है, या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग हो गई है, किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई है, या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग हो गई है, या लोकसभा भंग हो गई है, क्योंकि ये सब भंग हो सकते हैं ना। भंग होने का मतलब है कि इनका कार्यकाल खत्म हो सकता है। तो मान लो राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, यानी ये निर्वाचित सदस्य वोट देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो इन आधारों पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। इन आधारों पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में 6 महीने के भीतर कराना होगा। अगर आकस्मिक रिक्ति है और अगर कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होगा। ये मैंडेटरी है, ये ऑब्लिगेटरी है, ये बाध्यकारी है, इसका पालन करना सबके लिए बाध्यता है।
इसका उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर एक राज्य की विधानसभा भंग है, एक दर्जन राज्य की विधानसभा भंग है, लोकसभा भंग है, इन सबका राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अपने समय पर होगा। ये बात समझ में आ गई? तो राष्ट्रपति के इसी बात को हमने लिखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर कोई रिक्ति है, कोई स्थान खाली है, तो यानी कुछ विधायक नहीं है, कुछ सांसद नहीं है, या पूरी विधानसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है, इन सारी बातों का राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई असर होने वाला नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए संविधान जो समय सीमा तय करता है, चुनाव उसी समय सीमा के भीतर कराना होगा। किसी भी दशा में उस समय सीमा का उल्लंघन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है। चौथी बात, तो अगर निर्वाचक मंडल में रिक्ति है तो राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी राष्ट्रपति का चुनाव अपने समय पर होगा। इसके अलावा अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई मुकदमा दायर करना भी है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन संबंधी यानी चुनाव संबंधी कोई याचिका न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई काम होता है तो तुरंत लोग मुकदमा दायर कर देते हैं, मुकदमे में चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो जैसे मान लो राष्ट्रपति का चुनाव शुरू हुआ और राष्ट्रपति के चुनाव पर लोगों ने मुकदमेबाजी कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति का चुनाव पूरा होने से पहले राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगा। इसी बात को हमने लिखा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व यानी चुनाव से पहले निर्वाचन संबंधी कोई याचिका, निर्वाचन संबंधी कोई केस, चुनाव संबंधी कोई केस न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय में कोई भी मुकदमा, क्योंकि निर्वाचन संबंधी मामलों का समाधान कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय करेगा। तो जब निर्वाचन संबंधी मामलों का समाधान उच्चतम न्यायालय करेगा, तो उच्चतम न्यायालय में जो मुकदमा जाएगा, उच्चतम न्यायालय में मुकदमा चुनाव के बाद ही जाएगा। चुनाव के पहले कोई मुकदमा नहीं दायर हो सकता। क्यों? क्योंकि जो समय सीमा संविधान में बताई गई है, उस समय सीमा का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं हो सकता। उसी समय सीमा के भीतर चुनाव होना जरूरी है, ये हमने भी बता दिया था। इसलिए कोई मुकदमा स्वीकार नहीं करेगा। अब मान लो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी को मुकदमा दायर करना है, तो मुकदमा कौन दायर कर सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई मुकदमा यानी कोई याचिका कहते हैं, पिटीशन कहते हैं, कोई मुकदमा यानी कोई याचिका केवल प्रत्याशी या न्यूनतम 20 मतदाता दायर कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव को संचालित करने के लिए संसद ने अधिनियम बनाया है, उसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर की है। उसी व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी मुकदमा चुनाव से पहले दायर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसको शामिल कर लिया गया अब संविधान में। और अगर राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई मुकदमा दायर ही करना है, तो केवल 2 लोगों को अधिकार है मुकदमा दायर करने का। इसके अलावा कोई मुकदमा दायर भी नहीं कर सकता। कौन 2 लोग? पहला, जो राष्ट्रपति के चुनाव में स्वयं प्रत्याशी रहे हों, या तो वे मुकदमा दायर कर सकते हैं, या जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के हकदार हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के हकदार भी कुछ लोग हैं। तो जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के हकदार हैं, यानी जो मतदाता हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उनमें से 1-2 मतदाता नहीं, कम से कम 20 मतदाता, कम से कम 20 मतदाता मिलकर ही चुनाव के संबंध में कोई याचिका दायर कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई मुकदमा भी दायर हो ही नहीं सकता, कोई मुकदमा भी दायर नहीं हो सकता। अब उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां या विशेषाधिकार। उन्मुक्तियां आर्टिकल 361, ये बात भाग 19 में लिखी गई है। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति के विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां, स्पेशल प्रिविलेजेस है। ये प्रिविलेजेस है या इम्यूनिटीज है। राष्ट्रपति को क्या क्या प्रिविलेज दिया गया है और क्या क्या इम्यूनिटीज दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति को क्या क्या छूट देता है संविधान। हमारा संविधान राष्ट्रपति को कुछ छूट प्रदान करता है। ये छूट राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए है, सिमिलर है। यही एक अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए ऐसी छूट का, ऐसी इम्यूनिटीज का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन सी छूटें दी गई हैं, कौन कौन सी उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां मतलब छूट, विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस दिए गए हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर कोई दंडिक कार्यवाही नहीं चालू रखी जाएगी या नहीं संस्थित की जाएगी, यानी लगाई जाएगी। संस्थित करने का मतलब मुकदमा दर्ज करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति पद पर है, कार्यकाल है जब तक उसका बना हुआ, तब तक उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस, दंडिक कार्यवाही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी आपराधिक मुकदमा चलाया नहीं जाएगा। कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाएगा, कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाएगा। मान लो राष्ट्रपति बनने से पहले उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस था और वो कोर्ट में पेंडिंग था। ऐसा मान लो एक कंडीशन कि अगर राष्ट्रपति बनने से पहले किसी व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस था, वो न्यायालय में पेंडिंग था, तो जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहेगा तब तक न्यायालय में ऐसे मामलों में कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। तब तक न्यायालय में ऐसे मामलों में कोई सुनवाई नहीं होगी।
यानी ना तो राष्ट्रपति पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है, और अगर पहले से क्रिमिनल केस दर्ज है तो उस पर सुनवाई नहीं होगी। कब तक? जब तक वह पद पर है। पद से हटने के बाद क्रिमिनल केस भी दर्ज होगा, पद से हटने के बाद मुकदमा भी शुरू होगा, पद से हटने के बाद पुराने मुकदमों में सुनवाई भी शुरू होगी, लेकिन पद से हटने के बाद होगा सब कुछ। जब तक पद पर है तब तक कुछ नहीं होगा, क्रिमिनल मामलों में कुछ नहीं होगा। अब ये मत पूछना मर्डर कर दे तो ये कर दे, वो कर दे, सब कोई मतलब नहीं है। क्रिमिनल मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। जब पद से हटेगा तभी कोई कार्रवाई होगी, सीधी सी बात है। दूसरी बात, उसे उसके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसने पद पर रहते हुए जो कार्य किए हैं उसके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए, यानी उसने पद पर रहते हुए जो कार्य किए हैं उन कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं जाएगा। यानी अगर आपको लगता है कि भारत सरकार ने कुछ गलत किया है और अगर आप भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं तो वो मुकदमा भारत सरकार के खिलाफ होगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, पद पर रहते हुए कर्तव्यों के निर्वाह करते हुए पद पर रहते हुए कार्यों के लिए कोई भी मुकदमेबाजी नहीं होगी, कोई भी मुकदमेबाजी नहीं होगी। तो उसके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। कोई न्यायालय उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता। न्यायालयों को आदेश है कि वो दूसरे लोगों को गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं नियम और कानून के मुताबिक। तो अगर राष्ट्रपति के ऊपर कैसे कोई ऐसा चार्ज लगाने की कोशिश की जाए तो किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं होगा कि जब तक वह पद पर है तब तक उसके लिए गिरफ्तारी का कोई वारंट मतलब आदेश, गिरफ्तारी का कोई आदेश यानी गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी करे। कोई न्यायालय राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। अगर किसी न्यायाधीश ने कर दिया तो नौकरी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने संविधान का उल्लंघन किया है। तो अगर कोई न्यायाधीश करेगा तो नौकरी गई समझ लो, क्योंकि संविधान का पालन सबको करना जरूरी है, और अगर न्यायाधीश संविधान नहीं समझ रहा है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर न्यायाधीश बने रहने का हक नहीं है। तो गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी नहीं हो सकता। अगली बात, राष्ट्रपति पर केवल सिविल मुकदमा हो सकता है। राष्ट्रपति पर मात्र सिविल कार्यवाही, इसको दीवानी मामला कहते हैं, दीवानी मामला भी कहते हैं, सिविल कार्यवाही भी कहते हैं, सिविल केस, सिविल मुकदमा। राष्ट्रपति पर केवल सिविल कार्यवाही की जा सकती है, उससे अनुतोष यानी कंपनसेशन मांगने के लिए, सजा दिलाने के लिए नहीं, सजा दिलाने के लिए नहीं। अब सिविल कार्यवाही क्या होती है? देखो, न्यायालय की कार्यवाहियों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सिविल कार्यवाही और एक को कहते हैं दंडिक कार्यवाही। मोटे तौर पर ऐसे दो भागों में बांटते हैं, सिविल मुकदमे, क्रिमिनल मुकदमे, सिविल कार्यवाही, क्रिमिनल कार्यवाही, ऐसे हम लोग बांटते हैं। ये बंटवारा किस आधार पर होता है? जब किसी मामले में कोई अपराध किया गया हो, अपराध का मतलब है चोरी, हत्या, लूट, डकैती, रेप, किडनैपिंग, ना, ये सब अपराध है। तो अगर किसी तरीके का कोई अपराध किया गया है तो ऐसे मामलों को आपराधिक मामला, क्रिमिनल केस कहते हैं, और यहाँ दंड दिया जाता है। अपराध के लिए दंड देना जरूरी है, दंड दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति सुधरे और आगे अपराध न करे और बाकी लोगों को ये उदाहरण मिले कि भाई अपराध नहीं करना है। ये तो आपराधिक मामला हो गया। सिविल मामला उसे कहते हैं जिसमें कोई अपराध नहीं किया जाता, कोई अपराध नहीं होता, लेकिन शिकायत उत्पन्न होती है। जैसे किसी ने किसी के घर से खिड़की निकलने का काम रोक दिया, नहीं तुम इस ओर खिड़की नहीं खोलोगे, तुम उस ओर अपना दरवाजा नहीं बनाओगे, इस रास्ते से तुम गुजरोगे नहीं। यानी जहां अधिकार से जुड़े मामले होते हैं, ज्यादातर अधिकार से जुड़े मामले, जमीन से जुड़े हुए मामले, दो लोगों के बीच जमीन का कोई झगड़ा है, मकान का कोई झगड़ा है, संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा है, अधिकार से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा है, नौकरी से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा है, या आपको लगता है कि नहीं इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, इसको हमें इतना पैसा देना चाहिए तो हमारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी, तो नुकसान की भरपाई से संबंधित मुकदमा है जिसको अनुतोष हमने कहा, कंपनसेशन कहा, क्षतिपूर्ति कहते हैं इसको, कि भाई नुकसान की भरपाई कर दो, हमारी इतना पैसा दे दो, हमारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो इन सब में जेल की सजा नहीं दिलानी, इन सब में दंड नहीं दिलाना है। तो ऐसे मुकदमे जहां दंड नहीं दिलाना होता, ऐसे मुकदमे जहां अधिकारों का निपटारा करना है, संपत्ति का बंटवारा करना है आदि, नौकरी से संबंधित मुकदमा है, ऐसे सब मुकदमों को सिविल मुकदमा कहते हैं, सिविल केस कहते हैं। तो राष्ट्रपति के ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो दर्ज हो ही नहीं सकता, ये हम लोगों ने लिखा अभी ऊपर। जब तक पद पर है तब तक नहीं होगा, पद से हटने के बाद मुकदमा हो सकता है, कोई छूट नहीं है। पद से हटने के बाद कोई छूट नहीं है, पद से हटने के बाद सारी मुकदमेबाजी होगी, लेकिन जब तक पद पर है कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होगा, पहले से कोई क्रिमिनल केस चल रहा है उसमें न्यायालय में सुनवाई नहीं की जाएगी, उसने जो काम किए हैं राष्ट्रपति के रूप में उसको लेकर न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं होगा, और कोई न्यायालय उसके लिए गिरफ्तारी का आदेश यानी वारंट जारी नहीं करेगा। लेकिन सिविल मामलों में उसे छूट नहीं है। अगर राष्ट्रपति के काम से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रपति पर मुकदमा कर सकता है, यानी सिविल मामलों में मुकदमा हो सकता है। लेकिन अब शर्त है सिविल मामलों में मुकदमा करने की, क्या शर्त है कि भाई सिविल मामलों में अनुतोष कंपनसेशन मांगने के लिए, क्षतिपूर्ति मांगने के लिए, यानी नुकसान की भरपाई मांगने के लिए राष्ट्रपति पर मुकदमा हो सकता है। कब होगा? किंतु ऐसे मामलों में न्यूनतम 2 माह पूर्व लिखित नोटिस
राष्ट्रपति को देनी होगी। इस पर खूब क्वेश्चन पूछा गया है, 2 माह पर खूब क्वेश्चन आया है पिछले वर्षों में। तो ऐसे मामलों में मिनिमम 2 मंथ की लिखित नोटिस राष्ट्रपति को देनी होगी। और नोटिस में वाद का कारण, वाद मतलब मुकदमा, वाद मतलब मुकदमा, वाद का कारण, वादकार का नाम, वादकार मतलब मुकदमे दायर करने वाले वादकार का नाम, पता, अनुतोष, जो कंपनसेशन मांगना है इत्यादि का स्पष्ट वर्णन हो, तभी नोटिस को लीगल माना जाएगा, तभी नोटिस लीगल मानी जाएगी। कब नोटिस लीगल मानी जाएगी? जब उसमें सब कुछ क्लियर लिखा हो। क्या क्लियर लिखा हो? कौन नोटिस दे रहा है, यानी मुकदमा कौन करना चाहता है, उसका नाम, पता, क्यों मुकदमा करना चाह रहा है, कारण, कितना पैसा मांगना चाहता है राष्ट्रपति से, नुकसान की भरपाई के रूप में कितना पैसा चाहता है, इन सारी बातों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हो, तभी नोटिस लीगल मानी जाएगी। अन्यथा यह माना ही नहीं जाएगा कि नोटिस दी गई है। तो ये क्लैरिटी जरूरी है। और जब कम से कम 2 माह पूर्व की लिखित नोटिस दी जाएगी तभी मुकदमा होगा, तभी मुकदमा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को लगा कि भाई ये गड़बड़ हुई हमारे साथ, तो वो राष्ट्रपति को 2 महीने की लिखित नोटिस देगा। 2 महीने की लिखित नोटिस का मतलब यह है कि राष्ट्रपति से कहेगा कि भाई नोटिस पाने की तारीख से 2 महीने के भीतर मुझको आप जवाब दो। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो मैंने राष्ट्रपति को लिखित नोटिस भेजी, तो मैं लिखूंगा कि नोटिस पाने की तारीख से आप 2 महीने के भीतर, या आज की तारीख से 2 महीने के भीतर आप मुझे इन बातों का जवाब दो। या तो मुझे कंपनसेशन दो, या मुझे बताओ कि कंपनसेशन कब दोगे, मेरे नुकसान की भरपाई कब करोगे, ये बताओ। या तो 2 महीने के भीतर दे दो, या बता दो कि कब तक कर दोगे। यदि 2 महीने के भीतर आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं न्यायालय में आपके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। ये नोटिस होती है। तो ये नोटिस कम से कम 2 महीने पहले दी जानी चाहिए। जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे, नोटिस देने की तारीख से 2 महीने पूरे हो जाएंगे और राष्ट्रपति ने कोई जवाब नहीं दिया है, तभी राष्ट्रपति पर सिविल मुकदमा दर्ज होगा। अगर 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति ने कोई जवाब दे दिया है या 2 महीने की लिखित नोटिस नहीं दी गई है, तो राष्ट्रपति पर सिविल मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा, तो राष्ट्रपति पर सिविल मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। तो ये राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां हैं, विशेषाधिकार है। सिविल मुकदमे राष्ट्रपति पर दायर हुए हैं, सिविल केस दायर हुआ है। जैसे जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी कुछ अपने राजनीतिक अनुभवों के आधार पर। उस किताब में उन्होंने जो अयोध्या में राम जन्मभूमि थी, तो 1987 में अयोध्या में जन्मभूमि का लॉक खोला गया था। पहले जो अयोध्या में राम जन्मभूमि थी वहां पर तालाबंद था, प्रशासन का तालाबंद था, और किसी भी व्यक्ति को राम जन्मभूमि में पूजा करने की इजाजत नहीं थी। अंदर जाकर के पूजा पाठ नहीं किया जा सकता था, न कोई व्यक्ति राम जन्मभूमि में जा सकता था। तो वहां तालाबंद था। वो ताला खोला गया था 1986-87 में। उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। लेकिन ये ताला खोला गया था जो वहाँ के जिला न्यायाधीश थे, उन जिला न्यायाधीश के आदेश पर, क्योंकि वहाँ के कुछ साधु संतों ने मुकदमा दायर किया गया था कि पूजा का अधिकार हमारा एक सिविल राइट है, हमारा एक सिविल अधिकार है, और हमें इस अधिकार से वंचित किया गया है, जबकि यह स्थान भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, इसलिए हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो करीब 40 साल मुकदमा चला, और सुनवाई के बाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुनाया कि भाई बात सही है, जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, प्रमाणों के आधार पर यहाँ श्री राम जी की जन्मभूमि थी, इसलिए जो पूजा का अधिकार इन लोगों ने मांगा है, पूजा का अधिकार इन्हें दिया जाना चाहिए। तो अब राष्ट्रपति ने अपनी बुक में लिखा कि वहाँ जो श्री राम जन्मभूमि का ताला खोला गया वो प्रधानमंत्री के आदेश से खोला गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के बाद खोला गया था। इंप्लीमेंटेशन में तो सरकार का रोल रहता ही है, लागू करने में तो सरकारों का रोल रहता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सरकार ना चाहे तो न्यायालय के आदेशों को लागू करने में भी विलंब कर देती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का रोल तो था ही, राजीव गांधी जी का रोल तो था ही, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि अगर राजीव गांधी जी नहीं चाहते तो ताला नहीं खुलता, तो उनका रोल तो था ही। लेकिन सबसे बड़ा रोल न्यायाधीश का था, क्योंकि आदेश न्यायालय का था। तो आज नहीं तो कल लागू तो होता ही। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि ये प्रधानमंत्री के आदेश पर खुला, न्यायालय के आदेश पर नहीं। तो एक व्यक्ति ने उनको लिखित नोटिस दी कि आपने अपनी बुक में जो तथ्य लिखे हैं वो तथ्य गलत हैं, आप इनमें सुधार कर लीजिए। और जो न्यायालय के जजमेंट की कॉपी है वो लगा दी उसके साथ, 2 महीने की नोटिस के साथ राष्ट्रपति को भेज दिया। 2 महीने, और उन्होंने जब किताब लिखी थी तब वो राष्ट्रपति थे। तो जब 2 महीने के भीतर कोई जवाब नहीं आया तो उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के ऊपर और जिसने किताब छापी थी उस पब्लिकेशन के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। बाद में क्या हुआ मुकदमेबाजी का पता नहीं, तो क्योंकि सिविल मुकदमा है जल्दी निपटता नहीं, 15 साल 20 साल ऐसे चलते हैं। लेकिन इस तरीके से मुकदमेबाजी हुई। तो सिविल मुकदमे राष्ट्रपति पर दायर हो सकते हैं, हुए हैं। तो ये राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति की नियुक्ति, पदमुक्ति, इन सब के विषय में पूरी चर्चा है, कंप्लीट चर्चा है। इसके बाहर से प्रश्न नियुक्ति पदमुक्ति से नहीं आते, कोई संभावना नहीं है आने की इससे बाहर से। इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। पहले कार्यकारी या कार्यपालिका शक्तियां कहते हैं उसको, कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर, कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, और विवेकी शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग इतने भागों में बांट करके चर्चा करेंगे।
जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इतने हिस्सों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे 8 भागों में। तो कल से इनकी चर्चा करेंगे हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों की विस्तार से। आज की चर्चा यही रोकते हैं, चैट ऑन करते हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। बाकी जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं एक एक करके, पहले कार्यपालक, फिर सैन्य, फिर कूटनीतिक, सारी शक्तियों की हम लोग एक एक करके चर्चा करते चलेंगे आगे। तो क्वेश्चन पूछ लो, अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई संदेह हो तो क्वेश्चन पूछ लो। चैट ओपन है, चैट ऑन है। ठीक है सपना, ओके, आदित्य ठीक है। आर्यन कहते हैं ये नाम मात्र है, हाँ ये सब नाम मात्र है। उमंग का कहना है 2026 में एग्जाम देना है, कितने घंटे पढ़ना है। देखो कितने घंटे पढ़ना है ये कहीं भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती। आप अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ने का शेड्यूल बनाओ। मैं कहूँ 10 घंटे पढ़ो, आपका 8 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद दिमागी काम नहीं करता तो क्या फायदा बच्चे, है ना। तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो आपकी शारीरिक क्षमता है, जो आपकी मानसिक क्षमता है उसके अनुसार शेड्यूल बनाओ। हाँ धीरे धीरे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा समय यूटिलाइज करो, बस ये फोकस करना है हमें। ठीक है, हाँ सुमन महक ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्लास में चैट ओपन कर दे, नहीं क्लास में चैट ओपन नहीं होगा, चैट अब ऐसे ही 10 मिनट में रहेगा क्योंकि मुश्किल से 1 घंटे 50 2 घंटे की क्लास है तो कम से कम 1 घंटे 50 मिनट तो कंसंट्रेट होकर पढ़िए, क्योंकि मैंने देखा है चैट में बच्चे आपस में ही लगे रहते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, समय का बेहतर यूटिलाइजेशन करना सीखो, समय का बेहतर यूटिलाइजेशन करना सीखो। महाभियोग अमेरिका से अपनाया गया है, महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से अपनाया है। अनिता का कहना है मेरा क्वेश्चन आपने नहीं देखा, देख लिया, जो क्वेश्चन सामने आ गया दिख गया, क्योंकि बहुत तेजी से चैट ऊपर जाता है ना। शुरू में तो मैंने चैट ओपन नहीं कर रखा था, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग चैट में बिना मतलब लगे हुए हैं, बिना मतलब डिस्कशन करने से मैंने बंद करवा दिया कि पढ़ो पहले। 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, मुश्किल से 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट पढ़ते हैं। इसके बाद 10-15 मिनट तो क्वेश्चन आंसर के लिए रख लेते हैं। तो 1 घंटे 45 मिनट भी, 1 घंटे 50 मिनट भी कम से कम कंसंट्रेट होकर तो पढ़ लें।